हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 11 करने वाले हैं। और आज जो हम लोग दो टॉपिक करेंगे और दोनों ही बड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग का पहला टॉपिक होगा किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विद्युत में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोग विद्युत विद्युत में समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत विद्युत को रखेंगे और उसमें कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगा वो निकालेंगे। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किन्हीं दो आवेशों वाले, किन्हीं दो बिंदु आवेशों वाले निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोग फिर क्या देखेंगे, ऐसा निकाय लेंगे जिसमें दो बिंदु आवेश होगा, तो उस दो बिंदु आवेश के कारण कितना होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो देखेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या, ध्यान से देखो। तो किसी, जरा ध्यान से देखो, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो देखो बहुत ही आसान है। तो देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग का हेडिंग है किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। यानी हम लोग क्या करेंगे, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और उसमें कितना होगा विद्युत ऊर्जा संचित, वो निकालेंगे। तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए इधर, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र। ये समरूप विद्युत क्षेत्र जिसका मान कितना है, ई वेक्टर है ना। अब देखो यहां पर क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और इस विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या दिए हैं, ए बी। और ये विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव कितना है, पी वेक्टर, और कितना कौन पर है, थीटा कौन पर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है कहां पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो होता यह है कि जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो होता है कि एक बल इधर लगता है, एक बल इधर, जिसके कारण इधर घूमता है। याद करो पिछले लेक्चर 10 में हम लोग पढ़े थे कि एक बल इधर लगा था, एक बल इधर लगा था, जिसके कारण इधर घुमा था, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बल आघूर्ण इधर लग रहा है तो उसके विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं। तो देखो हम क्या किए, इस विद्युत द्विध्रुव को इधर से इधर घुमा, इधर से इधर ऐसे रोटेट किया। मान लो ये ए से पहुंच गया ए डैश और बी से पहुंच गया बी डैश, और कितना कौन घूमा है, बहुत छोटा कौन से, कितना, डी थीटा कौन से, बहुत छोटा कौन लिए, कितना, डी थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, ये विद्युत इधर घूमना किधर चाह रहा था, इधर, और हम इसको घुमाए किधर, इसके विपरीत दिशा में। यानी यहां पर जो हम बल लगाए हैं, बल लगा के जो इसको घुमाए थे, किधर घुमाए, विद्युत जो आघूर्ण लगा, सॉरी बल आघूर्ण जिधर लग रहा था उसके ठीक क्या, विपरीत दिशा में। तो बताओ यहां पर जब विपरीत दिशा में घुमाए तो ये अपने घुमाए या हम घुमाए, तो बोलो क्या किए, हम घुमाए। तो हम जो घुमाए यानी यहां से यहां जो घुमाया, तो इसको घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ा कि नहीं, हमको पड़ा। तो जो कार्य करना पड़ा वही कार्य क्या होता है, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर डेफिनेशन को पूछ दे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कितना होगा इसमें, तो सिंपल से क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखना। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को उस पर लगने वाली बल आघूर्ण के विरुद्ध, लगने वाली बल आघूर्ण के विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा जो हेडिंग है देखिए क्या है, हमको क्या करना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, पहले उस कार्य को निकाल लेंगे, और जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा। क्या कहलाएगा, ऊर्जा। इन्हें बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। तो हम निकालने वाले हैं, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर समझना। तो सबसे पहले यहां से यहां जो घुमाए, कितना कौन से, डी थीटा कौन से, तो इस डी थीटा कौन से घुमाने में जो कार्य हुआ, पहले उस कार्य को निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल कार्य निकल जाएगा। तो देखो अब
विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विस्थापित करने, यानी इसको घुमा रहे हैं, यानी एक प्रकार से विस्थापित ही कर रहे हैं, तो विस्थापित करने पर किया गया कार्य। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव को कितना डी थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो यहां पर कैसा विस्थापित हो रहा बताओ, ये रेखीय विस्थापन हो रहा है या फिर कोणीय विस्थापन हो रहा है? तो बोलिए कोणीय विस्थापन। क्यों? रेखीय तब कहलाता है जब इसको उठा के यहां से यहां ले जाते, लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ऐसे इस तरह करके कौन से विस्थापित कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। और याद करो जब हम घूर्णन गति में कार्य पढ़ाए थे, घूर्णन गति में क्लास 11 में जो कार्य था वो कार्य का फॉर्मूला था W बराबर टाउ इंटू थीटा। तो टाउ क्या था, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण गुना थीटा, थीटा मतलब कोण या फिर बोले तो कोणीय विस्थापन, इस दोनों का गुना करते थे तो क्या निकलता था, कार्य। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ कोण कितना है, डी थीटा, यानी बहुत छोटा कोण, यानी जो विस्थापन किए बहुत छोटा किए, डी थीटा कोण से किए, तो इसलिए यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ डी थीटा नहीं होकर के होगा, सॉरी डी इधर डब्ल्यू ना होकर के क्या होगा, डी डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा सा कोण लिए हैं डी थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत छोटा कार्य डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या है, टाउ इंटू थीटा। तो लिए टाउ इंटू थीटा, थीटा मतलब कोणीय विस्थापन, तो यहाँ कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा, तो इसीलिए लेंगे डी थीटा। क्लियर है? लेकिन यहां लगेगा बाबू माइनस, क्या लगेगा, माइनस। अब बहुत किसी के मन में होगा सर माइनस क्यों लिए, तो माइनस इसलिए लिए क्योंकि हो क्या रहा था, बल आघूर्ण इधर लग रहा था, इस दिशा में विद्युत द्विध्रुव घूमना चाह रहा था, हम उसके विपरीत दिशा में इधर से इधर घूमा, तो यहाँ पर बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसीलिए क्या लग रहा है, माइनस। क्लियर है? तो चलो अब आगे देखते हैं। परंतु याद करो टाउ यानी बल आघूर्ण, पिछला लेक्चर में ही पढ़े थे, टाउ बराबर आया था कितना, पी ई साइन थीटा। क्या था, पी साइन थीटा। इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाउ के जगह पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस के जगह माइनस टाउ का वैल्यू जो पी साइन थीटा था वो रखे इंटू क्या, डी थीटा। तो समझो अभी जो कार्य निकला है बहुत छोटा कार्य निकला है, डी डब्ल्यू सिर्फ कितना, डी थीटा कोण से विस्थापित करना। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हमको सिर्फ डी थीटा पर बोलेगा, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देगा कि भाई इतना डिग्री से इतना डिग्री तक घुमाए, जैसे मान लो 30 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाए, है ना। कभी बोल देगा 60 डिग्री से 180 डिग्री घुमाए, कभी बोलेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाए, कभी बोलेगा 0 से 180 घुमाए, तो कार्य कितना होगा। तो सिंपल से यहाँ स्पेशल केस, मतलब यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक केस तो ले नहीं सकते हम लोग, तो हम एक काम करते हैं, मान लो ये θ1 से θ2 तक घुमा रहा है, कितना, θ1 से θ2, यानी जो हम कार्य निकाल लेते हैं वो θ1 से θ2 तक निकाल लेते हैं, मान लो। तो देखो ये हो गया, तो ध्यान से देखना दोनों तरफ, अब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन, तो वही बोल रहे हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू बराबर माइनस पीई, क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दिए, इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अभी हम तुरंत बोले कहां से कहां तक हमको निकालना, मान लो θ1 से θ2। क्लियर है? एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, जैसे मान लो 0 से 90 यहां रख देना 0 से 90, है ना, या फिर यहां पर भी नहीं रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वहां रख देना लास्ट में, सिखाएंगे कैसे रखा जाता है। ठीक है? तो देखो अभी मान लो कितना से कितना घुमा है, θ1 से θ2, तो देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वो डब्ल्यू, याद करो इंटीग्रेशन जब हम लोग किसका करते हैं, डी डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू, और याद करो एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये दोनों फार्मूला का यहाँ पर यूज है। देखो
इंटीग्रेशन जब डी डब्ल्यू का करेंगे तो क्या हो गया, डब्ल्यू लिख लिए माइनस पी ई। अब जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो अब हम तुरंत से क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कॉस एक्स, क्या आता है माइनस कॉस एक्स। तो उसी तरह साइन थीटा इंटू डी थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ लिमिट लगा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में करेंगे थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। क्लियर है। अब देखो तो डब्ल्यू इक्वल टू, ये माइनस अगर बाहर निकाल ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा पीई, क्या बचा कॉस थीटा, क्योंकि इस माइनस को बाहर निकाल लिए, थीटा 1 से थीटा 2। अब आगे ले जाते हैं, जरा ध्यान से देखो, डब्ल्यू इक्वल टू पी। अब देखो लिमिट रखना है, कैसे रखते हैं लिमिट, जरा ध्यान से देखिए, जो थीटा है इसके जगह एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह देके क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया कॉस थीटा है, थीटा के जगह अपर लिमिट कितना थीटा 2 माइनस कॉस, और इसी थीटा के जगह लोअर लिमिट यानी क्या थीटा 1। तो ये निकल गया कार्य, यानी विद्युत द्विध्रुव को अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाएंगे, मान लो थीटा 1 पे रखा था, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो इतना निकलेगा कार्य। तो अभी हम तुरंत पढ़े कि जो कार्य होता है वही इसमें ऊर्जा होता है। याद करो, अभी तुरंत डेफिनेशन हम पढ़ाए थे, किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो हम कार्य करते हैं वही कार्य क्या होता है, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बोलो वो कार्य इतना किया, डेफिनेटली जो कार्य किया वही ऊर्जा के रूप में संचित हुआ यानी जमा हुआ, तो हम बोल सकते हैं ये जो कार्य है यही क्या होगा, विद्युत स्थिर ऊर्जा। तो द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज क्या ऊर्जा। तो बोलो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, यू से। तो बोलो कार्य इतना हुआ तो यही ऊर्जा होगा, तो बस इसी को रख दो पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये निकल गया बाबू फॉर्मूला किसका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। लेकिन ये हो गया जनरल केस, ये जो फॉर्मूला है इससे आप कोई भी केस में मतलब किसी भी स्थिति का आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाए तो कितना होगा, यहाँ 0 रखना यहाँ 90 रखना, निकल जाएगा। तो ये हो गया जनरल केस। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे रहता है जरा समझिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाई जा रही है, तो उसके लिए किया गया कार्य याद करें, यानी कार्य पूछेगा, कार्य ऊर्जा सेम चीज होता है, बस इस फॉर्मूला को रखना। तो 0 से 90 बोला तो यहाँ 0 रखना, यहाँ 90 रखना, निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन जनरल जो स्टैंडर्ड केस होता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड केस, वो ये होता है कि मान लो इसको 90 डिग्री पर रखे थे, क्या रखे थे 90 डिग्री पर, 90 से कितना थीटा डिग्री, या फिर थीटा से 90 डिग्री तक घुमा रहे हैं। मान लो ये थीटा है, थीटा से हम कितना घुमा रहे हैं 90 डिग्री पर, तो देखो क्या होगा। तो ये मिटा रहे हैं, चूंकि समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलो स्पेशल केस देखते हैं। देखो स्पेशल केस यानी विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति यह है कि मान लो विद्युत द्विध्रुव को थीटा से हम कितना कोण पर घुमा रहे हैं 90 डिग्री पर। यदि द्विध्रुव को थीटा से 90 डिग्री कोण तक घुमाई जाती हो, ठीक है, कितना थीटा से 90 डिग्री तक, तो विद्युत स्थितिज विद्युत स्थितिज
ऊर्जा। तब जो है विद्युत स्थिर ऊर्जा कितना होगा वो चीज निकालना। देखो ये है फॉर्मूला, तो रखेंगे U, बोलो कितना है PE, है ना, जरा ध्यान से देखो, cos θ2 माइनस cos θ1, ये है फॉर्मूला। चूंकि ध्यान से देखना θ2 यानी अंतिम कहां तक लेगा 90 डिग्री तक, तो θ2 का वैल्यू हम कितना लेंगे 90 डिग्री, तथा जो θ1 यानी प्रारंभिक स्थिति कहां था थीटा था, इसीलिए ध्यान से देखना U बराबर PE cos θ2, सॉरी, तो ये cos θ2 है, तो cos θ2 के जगह कितना रखेंगे बाबू 90 डिग्री, माइनस के जगह माइनस cos θ1 का वैल्यू कितना बाबू थीटा रख दिए, तो U बराबर PE, जरा ध्यान से देखो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 रखेंगे, माइनस cos θ, तो बोलो 0 माइनस cos θ यानी माइनस cos θ, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा U बराबर माइनस PE cos θ, कितना निकला माइनस PE cos θ। तो ये निकल गया हमारा क्या, अगर थीटा मतलब विद्युत द्विध्रुव को थीटा से 90 डिग्री तक घुमाएंगे तो इतना। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव को कितना 0 से 180 डिग्री तक घुमाए, तो यहाँ 0 से 180 डिग्री क्या रखेंगे, इस जगह 0 रखेंगे, इस जगह 180 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो कार्य बोले या विद्युत स्थिर ऊर्जा बोले सेम निकलेगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक पहला, जो कि क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो था आपका किसी विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा था। अब हम लोग को देखना, जैसे मान लो दो बिंदु निकाय, कितना हो दो बिंदु आवेश वाला निकाय, यानी वैसा निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश, उसके लिए हमको क्या करना है, विद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक देखना है। तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। और हाँ, जो भी पढ़ा रहे हैं इसको नोट करने का आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं सारा चीज का नोट्स मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे वहां पर लिंक दिया रहेगा, वहां से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है आज का, तो सेकेंड टॉपिक क्या, जरा ध्यान से देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए, किसके लिए, दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए विद्युत स्थिर ऊर्जा, यानी दो बिंदु आवेश वाला निकाय लेंगे तो उसके लिए कितना होगा विद्युत स्थिर ऊर्जा, उस चीज को देखेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन है कि ये होता क्या है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये कोई आवेश है कितना Q, एक आवेश कितना है Q, तो डेफिनेट है ये जो आवेश है Q, तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा आवेश है Q0, कौन है Q0, और कहां पर रखा, अनंत पर, कहां पर रखा, अनंत पर। इस आवेश को मान लो उठा करके, यहां से उठा करके हम कहां ले गए, इस विद्युत क्षेत्र में ले गए, कहीं पर भी बिंदु P तक ले आए। ठीक है, यानी इस आवेश को उठा करके यहां से यहां तक लाए, इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाए। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आ गया होगा, कौन लाए, हम लाए। तो याद रखिएगा, इस बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो लाए, तो उस लाने में जो कार्य हुआ, मान लो कार्य कितना हुआ W, तो यही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको सूचित किससे करते हैं, U से। किससे, U से। तो अगर डेफिनेशन कोई पूछ दे तो डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा, किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे विद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। आसान है। तो ये तो था डेफिनेशन, क्लियर है, समझ गए विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होता है। तो अब जो हम इसको निकालेंगे ना, इसको डेराइव करेंगे, आखिर एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा, इसका व्यंजक निकालेंगे। तो देखो, तो मान लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक बिंदु आवेश कितना है, Q है, और ये जो आवेश है ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, ये
विद्युत क्षेत्र। मान लो ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और यहां पर जो है एक बिंदु क्या है, P है, क्या है, P। इसी बिंदु P तक हमको क्या करना है, आवेश को लाना है। देखो जरा ध्यान से, आवेश कहां पर है, अनंत पर, अनंत से उठा करके यहां लाना है। तो जैसे जैसे नजदीक आते रहेंगे, बोलो दूरी घटता जाएगा, क्या होगा, ये जैसे Q0 आवेश है, जरा ध्यान समझना, इस Q0 आवेश को जैसे जैसे करीब लाते जाएंगे, इस दोनों के बीच जो दूरी है वो कम होता जाएगा क्या। और आप पढ़े थे बल, याद करो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 r स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, r मतलब क्या, दोनों आवेश के बीच का दूरी। ये अगर घटता जाएगा तो क्या बल नहीं बढ़ता जाएगा, सोचना जरा सा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। तो होता यहां पर यह है कि जैसे जैसे करीब लाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इस दोनों आवेशों के बीच दूरी कम होता जाता है, और दूरी कम होता है तो लगातार बल क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी यहां पर जो दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो लगातार परिवर्तित होते रहता है, क्या होते रहता है, परिवर्तित। और जब भी परिवर्तित होता है, याद करो हम पढ़ाए थे परिवर्ती बल द्वारा कार्य, तो वहां सिखाए थे ये कि सबसे पहले हम छोटा सा कार्य निकालते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करते हैं, तभी पूरा कार्य निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर यहां से उठा करके अगर इस बिंदु P तक लाना चाहते हैं, यहां से यहां तक कार्य निकालना चाहते हैं, तो हम एक बार में पूरा नहीं निकाल पाएंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा कार्य निकालेंगे। तो मान लो ये जो है Q0, ये कहां पर है, A से, कहां, A से B तक विस्थापित किए, समझना, A से B तक। ये जो Q0 है इसको कहां से कहां तक ले गए बाबू, A से B तक, कितना विस्थापन, dx। तो सबसे पहले हम जो dx विस्थापित किए, इतना छोटा है, सबसे पहले इसके लिए हमको कार्य निकालना होगा। यानी A से B तक जो विस्थापित किए dx, इसमें कितना कार्य हुआ, पहले वो कार्य निकालना होगा। और जैसे ही वो कार्य निकल जाएगा फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे यहां से यहां तक लाने में, यानी यहां से यहां तक, मतलब ये दूरी कितना है, यहां से r, ठीक है, ये दूरी कितना है वो r। तो यानी अनंत से r दूरी तक लाने में जो कार्य होगा वो वहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे, निकल जाएगा, कोई तकलीफ। तो देखो, और यहां से इस आवेश से Q से बिंदु A का दूरी कितना है, x, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलो देखो ध्यान से, स्टेप क्या है फिर समझना, तुरंत क्लियर होगा। तो A से B तक जो विस्थापित किए dx, तो इस dx विस्थापन के लिए कितना कार्य हुआ, पहले उस कार्य को निकालेंगे, और जैसे ही ये निकल जाएगा फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, अनंत से कितना दूरी तक, r दूरी तक, तो निकल जाएगा हमारा कुल कार्य, और जो कार्य निकल जाएगा वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा। तो देखो ध्यान से, अब Q0 आवेश को A से B तक कितना, dx विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। तो देखो अभी क्या लिखेंगे, जरा ध्यान समझिए, A से B तक जो विस्थापित कर रहे हैं, कितना विस्थापित कर रहे हैं, dx, बहुत छोटा विस्थापन, तो उतना विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कार्य। तो देखो जरा ध्यान से, तो बोलो यहाँ विस्थापन बोलो बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो बोलिएगा सर बहुत छोटा dx, तो बहुत छोटा विस्थापन तो कार्य भी यहाँ बहुत छोटा होगा। तो W मतलब होता है कार्य, W मतलब होता है कार्य, लेकिन बहुत छोटा है विस्थापन तो इसलिए बहुत छोटा कार्य, यानी क्या, dw बराबर। तो यहां पर जो है विस्थापन देखो सीधा रेखीय विस्थापन है, तो यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो, कार्य बराबर क्या है, बल गुने विस्थापन, तो बल मान लो x F और विस्थापन कितना dx, ये आ गया। परंतु ये जो F है, F क्या है, बल, F क्या है, बल, बल किसके किसके बीच, इस आवेश और इस आवेश, यानी Q और Q0 के बीच लगने वाला बल है। तो याद करो बल का जो मेन फॉर्मूला था वो था 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला। तो बल का ये फॉर्मूला, चलो ये देखो लगाओ ध्यान से, देखो 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/4πε0।
इंटू Q1 Q2, क्या है Q1 Q2, Q1 Q2 की जगह Q के जगह Q1 की जगह इसको लेंगे और Q2 की जगह क्या लेंगे इसको, तो रखो Q इंटू Q नॉट बाय आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच का दूरी। तो बताओ जी दोनों के बीच का जो दूरी है कितना है, x है, तो इसीलिए आर स्क्वायर की जगह क्या लेंगे x स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए तो ये हमारा बल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस बल को यहां रखेंगे, dw बराबर एफ के जगह बोलो 1/4πε0 क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू, यानी एफ का वैल्यू रख दिए इंटू कर दिए dx, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये जो अभी कार्य निकला बहुत छोटा निकला, कहां से कहां तक, a से b तक विस्थापित जो किए dx उसके लिए निकला है। लेकिन क्या हमको इतना जरा सा ही चाहिए, पूरा चाहिए, तो बोलिएगा सर पूरा चाहिए, पूरा कर निकालने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलिए देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन किसका, dw बराबर, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है जो क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो यहाँ 1/4πε0, क्या ये कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट है। उसी तरह Q नॉट, ये भी क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहां से ला रहे हैं, ऐसा थोड़ा ये Q नॉट यहाँ आके बदल के हो जाएगा Q डैश हो जाएगा, ऐसा तो है ना, ये वही रहेगा, सिर्फ बदलने वाला यहाँ क्या, दूरी, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे इस x का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। सोचो जरा से, यहां से जैसे जैसे लाते जाएंगे तो ये x जो है ये घटता जाएगा। तो यानी यहां पर जो वेरिएबल है सिर्फ x है, ये वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए इसको भी बाहर निकाल लेंगे। चलो देखो कौन कौन बाहर गया, 1/4πε0 Q नॉट, ये कांस्टेंट था बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इसको बाहर निकाल लिए, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1/x स्क्वायर इंटू क्या, dx। लेकिन x का मान कहां से कहां तक बदल रहा है, तो देखो जरा से, कहां से लाना शुरू किया, यहां से अनंत से कहां तक, बिंदु r तक, क्लियर है। तो इस x का मान हम लोग कहां से लेंगे, अनंत से r, इंफिनिटी से r। अब चलो देखो, तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल है, इसका क्या, w बराबर 1/4πε0 Q नॉट। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, बोलो इसको अगर ऊपर ले गए x टू द पावर +2 था, ऊपर ले गए कितना हो गया, -2 इंटू क्या, dx, इंफिनिटी से r, क्लियर है। अब जो चीज समझा रहा, ध्यान से देखना, याद करो इंटीग्रेशन जब x टू द पावर n इंटू dx का करते थे तो कैसे होता था, ध्यान से देखना, तो x सबसे पहले लिखते थे x, जो भी पावर होता था उसमें एक जोड़ते थे, बाय जो पावर ऊपर लिखते थे सेम टू सेम, यानी x टू द पावर n इंटू dx का था क्या, कितना, x पर पावर n+1 बाय n+1। तो उसी तरह यहां देखो w बराबर 1/4πε0 Q नॉट इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, x पावर कितना, -2, जैसे यहाँ पावर n तक n+1 किए थे, तो यहाँ पावर कितना है, -2, क्या लिखेंगे, -2+1, क्लियर है। तो जो ऊपर लिखे हैं सेम टू सेम नीचे, यानी -2+1। लेकिन देखो यहाँ लिमिट है, लिमिट जब रहता है तो उसको क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट से घेरते हैं, कितना है, नीचे इंफिनिटी लिखे इंफिनिटी, ऊपर है r तो लिखे r, क्लियर है। अब सॉल्व करते चलना और आगे, तो देखो w बराबर कितना है, 1/4πε0 Q नॉट है। अब देखो जरा ध्यान से, x टू द पावर -2+1 यानी कितना, -1 होगा, -2 को +1 से करेंगे कितना हो जाएगा, -1 बाय यहां पर भी नीचे कितना, -1, लिमिट इंफिनिटी से r तक, कहां से कहां तक होगा, इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r। अब देखो तो w बराबर 1/4πε0 Q नॉट। अब जरा समझना, ये जो -1 है क्या इसको बाहर ले जाएं, तो बोलो इसको अगर बाहर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय -1, क्लियर है।
तो जरा ध्यान से देखो, इसको बाहर ले गया तो सिर्फ यहाँ कितना बचा, x टू दी पावर -1। और याद करो x टू दी पावर -1 को क्या 1/x लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। तो कितना, इन्फिनिटी से r। अब देखना w इक्वल टू माइनस यहाँ ले जाए क्योंकि नीचे से ऊपर ले गए क्या दिक्कत, तो -1/4πε0 q नॉट बाय 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो अभी लिख दिए 1/x है। अब देखो यहाँ लिमिट रखेंगे तो एक बार x के जगह अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट। तो देखो 1/x है, x के जगह अपर लिमिट रखेंगे r, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 1/x के जगह क्या लोअर लिमिट यानी क्या इन्फिनिटी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो w इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय 1 नहीं लिखना, कोई तकलीफ नहीं, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो हम बताए थे किसी को भी अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करें कितना हो जाता है 0, यानी 1/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0, यानी किसी को भी अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं w बराबर -1/4πε0 क्यू नॉट 1/r में 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा इंटू 1/r। तो 1/r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ रहेगा, तो ये निकल गया कार्य। क्या निकल गया? कार्य। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक लाने में जो कार्य है वो निकल गया। तो याद करो हम बताए थे जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है, जो कार्य होता है वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो हम बोल सकते हैं दो बिंदु आवेश के लिए जो है कार्य इतना निकला यहां से यहां तक लाने में, तो हम बोल सकते हैं दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा इतना ही होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं चूंकि हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट करना हो तो क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो फिर समझो जो कार्य होता है अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे क्या कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या ये कार्य इतना निकला, क्या यही होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो इसीलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस यूज करते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना हो जाएगा बोलो, -1/4πε0 क्यू नॉट बाय। तो ये निकल गया हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कितना आवेश के लिए? दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए। किसके लिए? दो बिंदु आवेश। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग का लेक्चर 11 कंप्लीट होता है। अगला क्लास हम लोग लेक्चर 12 करेंगे, और लेक्चर 12 जो करेंगे उसमें विद्युत विभव पढ़ेंगे। और याद रखिएगा अभी जो डेरिवेशन पढ़े हैं सेम टू सेम यही फिगर होगा, इसी तरह का डेरिवेशन होगा, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि अगला क्लास समझने में थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।